नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंदौर आईएएस एकेडमी पे। इंदौर आईएएस एकेडमी के इस वीडियो पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन के बारे में। पिछले वीडियो पे हम लोग एक डेमो देख लिए थे कि मध्य प्रदेश की जो भू आकृति है, मध्य भारत का पठार, मध्य उच्च प्रदेश, बुंदेलखंड और जितने भी क्षेत्र हैं, मालवा का पठार, तो उन सब की एक बेसिक उसमें चर्चा कर लिए थे, जिसमें हम लोग वहाँ पर सर्वोच्च चोटी बताए थे, कौन सा एरिया कितने प्रतिशत है, ये सब डिस्कस किए थे, और किस तरीके से मध्य प्रदेश की भू आकृति 7 भागों में विभाजित है। मेनली 3 भाग में है। 3 में से जो मध्य भारत का पठार है, मध्य उच्च प्रदेश है, उसमें जो है 5 भाग है, जिसमें मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, रीवा पन्ना का पठार आदि चीज़ें उसमें दी गई थी। और फिर उसके बाद एक सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र आता है, ये एक सेकंड पार्ट, और तीसरा हिस्सा होता है पूर्वी पठार के लिए, जिसमें बघेलखंड का क्षेत्र आता है। ठीक है, तो वो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर जो भी आप नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, तो उसको वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज चर्चा करने वाले हैं हम इस वीडियो पे मध्य भारत पठार के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं मध्य भारत का पठार। तो इसमें हम लोग बेसिक मैप वाइज इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो ये देखिए, मध्य प्रदेश का विस्तार किस तरफ है। यहाँ पर मध्य भारत पठार का एक उत्तर की तरफ है और उत्तर पश्चिम के क्षेत्र की तरफ है। डिस्ट्रिक्ट वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये उत्तर और उत्तर पश्चिम की तरफ इस तरह से आता है यहाँ पर एक सर्कल, और ये इस तरीके से बन करके मध्य भारत का पठार बनता है, जो कुछ राजस्थान से अपनी सीमा साझा करेगा और कुछ सीमा उत्तर प्रदेश से साझा करता है। राइट, अगर ज़िले की यहाँ की बात किया जाए कि यहाँ कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो इस तरीके से आप सिंपली एक सर्कल बना सकते हैं। ये तो यहाँ पर क्या हुआ, नीमच, मंदसौर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, ये सॉरी यहाँ पर भिंड का कुछ क्षेत्र आता है, पर पूरा क्षेत्र नहीं आता है। आधा क्षेत्र आपका बुंदेलखंड की पठार के लिए आ जाता है, तो थोड़ा सा हिस्सा दतिया की तरफ और थोड़ा सा हिस्सा भिंड का, बाकी मुरैना, श्योपुर जिला ये पूर्ण रूप से इस तरफ आ जाते हैं। यहाँ नदियों की बात करें तो मुख्यतः यहाँ पर चंबल नदी जो मिलती है, ये चंबल नदी निकलती है, और चंबल और दूसरी फिर यहाँ पर सिंध नदी आ जाती है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर चंबल और सिंध उसकी सहायक नदियाँ, इन सबको मिला करके इस पर्टिकुलर मालवा के पठार पे निकलती हैं। मिट्टी की बात किया जाए तो मिट्टी यहाँ पर जलोढ़ या फिर कछारी मिट्टी पाई जाती है मुख्य रूप से। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में काली मिट्टी भी पाई जाती है। देखिए, मिट्टी का ऐसा विस्तार नहीं है कि हम लोग एक ही प्रकार की मिट्टी एक जगह पे मिलती है फिर एक पर्टिकुलर डिवाइडेशन हो जाता है, लाइन खींच जाती है, ऐसा नहीं है। हर जगह कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा मिलती जाती है। तो कहीं जलोढ़ में मिट्टी मिलती है, कहीं काली मिट्टी मिलती है, कहीं रेगुर मिट्टी, या फिर यही सब है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल। क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल। ठीक, कछारी मिट्टी, ये कछारी मिट्टी को इसका नाम क्यों दिया गया है, कछारी नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि नहरों के द्वारा जो अपनी मिट्टी जो है किनारे आ जाती हैं, तो वो कछार टाइप की दिखती है, इसलिए लोकल लोग उसको कछार कहते हैं, इसलिए इसको कछारी मिट्टी भी नाम दिया गया है। और इस पर्टिकुलर क्षेत्र पे नहरों का बहुत ज़्यादा विकास भी हुआ है, समझ के रखिएगा। फसलों की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सरसों का उत्पादन किया जाता है। वैसे गेहूं का उत्पादन है जो कि पूरे मध्य प्रदेश पे ही होता है, पर यहाँ पर मुख्य रूप से सरसों का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को सरसों की हांडी का क्षेत्र भी कहा जाता है। सरसों के अलावा तिलहन हो गया, गेहूँ हो गया। ठीक, इस तरीके से और ये सब मोटे अनाज की पैदावार इस क्षेत्र में होती है। वर्षा की बात किया जाए तो यहाँ पर वर्षा 75 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, या फिर कभी कभी उससे भी कम होता है। ये चंबल का उपाद्र क्षेत्र है, इस कारण से यहाँ पर इस तरह प्रॉब्लम आती है। प्राकृतिक वनस्पति अगर देखते हैं तो यहाँ पर वैसे तो बीहड़ है, तो इसलिए, लेकिन फिर भी खैर का वृक्ष हो गया, ठीक, खैर हो गया, करौंदा करौंदा और बबूल, इस तरीके से ज़्यादातर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो ज़्यादातर ऐसे पेड़ निकल रहे हैं जिस पेड़ में कांटे रहते हैं।
और कांटे का हम लोगों को क्या सिंबल है, राजस्थान से लिंक कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में कैक्टस या नागफनी के पेड़ निकलते हैं, उसमें जो है कांटे रहते हैं। तो हम लोगों को इन्वायरमेंट जहाँ पर पानी कम हो जाता है, जहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं है जिस क्षेत्र में, जैसे अपने मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड एकदम सूखा क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का नहीं कह सकते, उत्तर प्रदेश साइड का, मध्य प्रदेश की स्थिति फिर भी ठीक है। तो जहाँ पर भी सूखा क्षेत्र रहता है वहाँ के जो पेड़ रहते हैं, पेड़ कांटे के द्वारा अपने वातावरण से पूरा मॉइस्चर लेते हैं और अपने आप को जीवित रख पाते हैं। इसलिए यहाँ पर करौंदा बबूल जैसे पेड़ ज़्यादातर हमको दिखाई देते हैं। और बारिश से भी हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर 75 सेंटीमीटर से बारिश हो रही है, तो ज़्यादा यहाँ पर हो भी नहीं सकता है कुछ भी। प्राकृतिक संसाधन की बात किया जाए तो यहाँ पर मुख्यतः चीनी मिट्टी का ये क्षेत्र है। तो यहाँ चीनी मिट्टी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा यहाँ पर उद्योग चलते हैं। इसके अलावा सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग है नीमच। चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी का क्षेत्र है ग्वालियर। ठीक। उपभोग और वस्तुओं का वस्तु उद्योग कहाँ लगता है, यहीं पर ही ग्वालियर पे भी लगता है। और अफीम का कारखाना कहाँ पर है, अफीम का कारखाना यहाँ पर नीमच में लगा है, अफीम। ठीक। नीमच, NEEMUCH, नीमच का कारखाने, अफीम के कारखाने यहाँ नीमच पे लगती है, क्योंकि अफीम की खेती नीमच और मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में मुख्यतः होती है। कुछ क्षेत्र अब रतलाम साइड भी होने लगी है, बट अगर पेपर के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो मेनली नीमच और मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ही है। ये चीज़ नीमच नीचे, ऊपर वाला मंदसौर है। राइट। अब इसके अलावा ऑटोमोबाइल का उपकरण की बात किया जाए तो ऑटोमोबाइल उपकरण यहाँ मुरैना डिस्ट्रिक्ट में लग रहे हैं। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल उपकरण मुरैना डिस्ट्रिक्ट पे है। भू राजनैतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये पर्टिकुलर यहाँ पर स्पेशली ग्वालियर का क्षेत्र, इसको भारत का जिब्राल्टर कहते हैं, भारत का जिब्राल्टर, जिब्राल्टर। अगर किसी को अंदाज़ा हो जिब्राल्टर क्यों कहा जाता है तो कोई कमेंट बॉक्स में बता सकता है, अगर नहीं है तो फिर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों ने बेरिंग जल संधि का नाम सुना होगा, जो लोग भी ज्योग्राफी अगर पढ़ लिए हैं तो बेरिंग जल संधि है। इसके अलावा कई सारे बेरिंग जल संधि रशिया और अमेरिका के अटलांटिक के बीच में बनती है। और इसके अलावा अगर मैं आपको मैप से बताता हूँ, ये यहाँ पर मान लीजिए यूरोप है, यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है, और यहाँ पर अपना भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। ठीक। इस तरीके से पतला सा रास्ता जाता है ये यहाँ से। इस पर्टिकुलर क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट। ठीक। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पतला सा रास्ता है और यहाँ से कोई भी चीज़ें जाने का मार्ग है यूरोप के इस तरफ से भूमध्य सागर की तरफ से, और भूमध्य सागर से रशिया को कनेक्ट किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी, यहाँ मध्य प्रदेश में अपना जो है ग्वालियर उसी तरह का क्षेत्र है। जो दिल्ली की तरफ जो लोग रहते थे उनको अगर दक्षिण की तरफ आना रहता था तो उनको यही ग्वालियर से होके ही गुजरना था, और कोई रास्ता नहीं था आसपास में। तो इसलिए इस रास्ते से ही गुजरने के कारण जो है यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा किला बना, और बहुत ही इतना मजबूत बनाया गया, क्योंकि ये इकलौता रास्ता है, कोई अगर अटैक भी करेगा तो इसी रास्ते पे ही करेगा। तो इसलिए जब भी किला इसमें बनाया गया था, राजा सूरत सेन ने बनाया था 526 ईस्वी पे। ये भी एक जीके है, ग्वालियर का किला जो बना हुआ है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ग्वालियर का किला किस पहाड़ी पे बना है। तो उन्होंने जब ये बनवाए थे तो इसको इतना ज़्यादा मजबूत बनाया गया था कि कभी कोई इसको जीत नहीं सका। इसलिए ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर कहा जाता है, रास्ता निकालने के कारण, किले की मजबूती के कारण नहीं, यहाँ से रास्ता होके गुजरता था, इसलिए इसको जिब्राल्टर कहा जाता है भारत का, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण के लिए रास्ता निकलता है। ठीक। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हमको इस क्षेत्र को देखा जाए तो जैसा कि मैंने बताया, ग्वालियर का किला। ठीक। ग्वालियर का किला ये अपना ग्वालियर पे ही है। इसके अलावा नरवर का किला, नरवर का किला कहाँ पर है, शिवपुरी में। और ये किसने बनवाया था, राजा नल ने बनवाया था, राजा नल ने बनवाया था ग्वालियर नरवर का किला। और क्या इस क्षेत्र में अपने को मिल सकता है, जैसे कि तानसेन की समाधि मिल जाएगी,
तानसेन की समाधि कहाँ पर मिलेगी? ग्वालियर पे मिलेगी। ठीक। तात्या टोपे, तात्या टोपे जी को भी यहीं पर ही फांसी चढ़ाई गई थी। तात्या टोपे, इनका भी ग्वालियर पे ही इनकी जो यहाँ पर फांसी दी गई थी। और सास बहू का मंदिर, सास बहू मंदिर, सास बहू मंदिर, सॉरी, तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई थी। शिवपुरी में फांसी दी गई थी। और सास बहू मंदिर है ग्वालियर। इसके अलावा ग्वालियर में एक और फेमस मंदिर है जिसको तेली मंदिर भी कहा जाता है। ठीक। ये इकलौता मंदिर है उत्तर यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो द्रविड़ियन शैली में बना है। द्रविड़ियन शैली दक्षिण भारत में पाई जाती थी। वो द्रविड़ियन शैली वाला मंदिर, तेली मंदिर, इस तरफ यहाँ ग्वालियर के किले में बना हुआ है। ठीक। इस एरिया, ग्वालियर वाले क्षेत्र या फिर मध्य भारत वाले क्षेत्र में प्रमुख रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो वो पाई जाती है सहरिया। सहरिया जनजाति इस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। ठीक। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके वीडियो के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो बुंदेलखंड पठार के ऊपर लेकर के आऊँगा। हम तब तक का आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैव ए नाइस डे। और आपको कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स पर अपना रिप्लाई दे सकते हैं। थैंक यू।